नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी की एक और रिवीजन क्लास में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बारे में। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में, क्योंकि मुद्रास्फीति का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी के अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि कर ही रहे होंगे, 2 महीने बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम है आपका 28 मई को, तो आपको पता चलेगा इन्फ्लेशन से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक को स्किप करके जाते हैं तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ स्किप करने पड़ जाएं। लेकिन हाँ, अगर आप इस क्लास को देखते हैं, जो कि मैं भी ले रहा हूँ, रात के 11 बज रहे हैं, बट मैं इस क्लास को ले रहा हूँ। अगर आप इस क्लास को कंप्लीट करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके वो क्वेश्चंस इन्फ्लेशन वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक से टैकल कर पाएंगे आप उनके आंसर को। बशर्ते आपको ये क्लास, आपको ये लेक्चर पूरे ध्यान से देखना होगा, समझना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में। इसके अलावा हम देखेंगे मुद्रास्फीति के कारक, कौन कौन से कारक होते हैं महंगाई के आने के। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब कितने प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, और मुद्रास्फीति अगर है तो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसको मापते कैसे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर मुद्रास्फीति है तो उसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है लोगों पर। किसी पर सकारात्मक पड़ता है तो किसी पर नकारात्मक पड़ता है, तो कौन है वो लोग, ये भी हम जानेंगे। अगर महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है देश में, तो क्या कोई इसको कंट्रोल भी करता है, और अगर कंट्रोल करता है तो वो संस्थाएं कौन है। अगर कंट्रोल करती हैं तो फिर कैसे करती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एंड में कुछ मिसलेनियस सी बातें, लाइक टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखो यार, दो बातें आती हैं यहाँ पर जब भी हम अर्थ की बात करेंगे, इसके परिभाषा की बात करेंगे। तो पहली बात, या तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए। नहीं समझे, समझाता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले जब मैं मैगी लेने जाता था तो एक पैकेट 10 रुपए का पड़ जाता था मैगी का। ठीक है, एक पैकेट 10 रुपए का पड़ता था। और आज अगर मैं मैगी लेने जाता हूँ तो वही पैकेट अब 14 रुपए का हो चुका है, 14 रुपीज़ का। तो यहाँ पर दो बातें हुई। पहली बात, आपकी जो गुड यानी वस्तु थी ना मैगी, उसका प्राइस बढ़ गया। वो मैगी अब 14 रुपए की हो चुकी है, यानी 4 रुपए उस पर बढ़ गए। तो ये इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है, एक दूसरी चीज़ और होती है, वो ये कि आपकी जो करेंसी है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। करेंसी की वैल्यू कैसे कम हो जाती है, देखो यार, पहले तुम 10 रुपए लेकर जाते थे तो एक मैगी का पैकेट खरीद कर ही आते थे घर पर। ठीक है, अब आज अगर 10 रुपए लेकर आप जाओगे तो 10 रुपए का आप मैगी का पैकेट नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वो 14 रुपए की हो चुकी है। आपकी मुद्रा की वैल्यू अब गिर चुकी है। अब आपकी मुद्रा एक मैगी के पैकेट खरीदने की औकात नहीं रखती, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो बातें होती हैं, या तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएं तो महंगाई आती है, या फिर मार्केट में करेंसी, लोगों के पास पैसा आ जाए अच्छा खासा, तो वो वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ा देते हैं। तो ऑब्वियसली अपने आप ही जब मांग बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति आ जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि महंगाई या मुद्रास्फीति कहलाती है। इसके अलावा अगर मुद्रा का प्रसार हो जाता है या मात्रा बढ़ जाती है तो वो भी मुद्रास्फीति कहलाती है। अच्छा, पहले आप भी सोचते थे क्या, जैसे मैं सोचता था पहले, कि यार सरकार तो पैसे खुद छापती है ना, ये नोट छापती है, करेंसी छापती है, सिक्के ढालती है। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि सरकार
सबको 1-1 करोड़ रुपए छाप कर दे दे। पहले मैं ऐसा सोचता था कि काश यार सबको सरकार 1-1 करोड़ रुपए छाप कर दे दे, तो किसी को कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब आराम से बैठ के खाएँगे-पिएँगे, ठीक है। लेकिन आज इकोनॉमिक्स पढ़ के पता चला कि भाई अगर सरकार सबको 1-1 करोड़ रुपए छाप कर दे देगी, तो लोगों के हाथ में पैसा तो आ जाएगा, तो सब अपने-अपने पसंद की वस्तुएँ खरीदने भागेंगे, ठीक है। लेकिन पैसा तो बढ़ गया लोगों के हाथ में, क्या उतना उत्पादन बढ़ा है देश में? क्या उतना प्रोडक्शन बढ़ा है देश में? क्या देश के बिजनेसमैन, देश के उत्पादक वर्ग इन लोगों की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए एलिजिबल हैं? क्या उनके पास इतना प्रोडक्ट है? और अगर नहीं है, लोगों के पास पैसा है लेकिन प्रोडक्शन है नहीं, सप्लाई है नहीं, तो फिर एक ब्रेड का पैकेट भी अगर आप लेने जाओगे तो वो आपको हो सकता है लाखों रुपए का पड़ जाए, है ना? यही रीज़न होता है कि सरकार करेंसी ज़्यादा नहीं छापती है, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंसी छाप दी और उतना उत्पादन नहीं बढ़ पाया तो उससे भी महंगाई ही बढ़ती है, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं मुद्रास्फीति के कारक। पहली चीज़ हमने देख ली मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे मुद्रास्फीति के कारक क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, दो टाइप के कारक होते हैं। पहला, जब मांग बढ़ जाए, ठीक है। आपको अभी बताया था मैंने, जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। और कीमत बढ़ना यानी महंगाई का आना। या फिर सप्लाई, आपूर्ति प्रेरित डिमांड, इसको बोलते हैं सप्लाई पुल। मतलब लोगों के पास पैसा तो है लेकिन उतना उत्पादन बढ़ नहीं पाया, उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाया, सप्लाई हो नहीं पाई, तो उससे भी महंगाई बढ़ती है, ठीक है। वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मांग प्रेरित कारक यानी डिमांड पुल कारक क्या होते हैं। तो देखो यार, डिमांड पुल कारक का मतलब होता है साफ, जब वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है तो उसे ही बोलते हैं डिमांड पुल, मांग प्रेरित। आखिर वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती क्यों है? अचानक से क्यों बढ़ जाती है? ऐसा क्या लोगों को होता है कि वो वस्तुओं की मांग बढ़ा देते हैं? तो देखो यार, पहली चीज़, आरबीआई की सस्ती मौद्रिक नीति। समझे आप? नहीं, आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। देखो, हमारा देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई का काम है आरबीआई का काम है कि वो देश आरबीआई का काम है आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। काम तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही करती है, ठीक है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये काम है कि देश में पैसे का फ्लो बढ़ना है या कम होना है, ये इसी को ध्यान में रखते हैं। कैसे? तो ये अपनी एक मौद्रिक पॉलिसी जारी करते हैं, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जारी करते हैं, जिसमें कुछ ब्याज दरें होती हैं। उनको अगर वो कम कर रहे हैं तो सस्ती मौद्रिक नीति जारी कर रहे हैं, और अगर उन ब्याज दरों को वो बढ़ा रहे हैं तो महंगी मौद्रिक नीति यानी कठोर मौद्रिक नीति जारी कर रहे हैं। तो देखो, इसी में आपका होता है एक रेपो रेट, ठीक है। जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट को बढ़ाती नहीं है, कम करती है, ठीक है। जब कम करती है तो बैंकों को आरबीआई से सस्ता लोन मिलने लगता है, ठीक है। अब जब बैंकों को आरबीआई से सस्ता लोन मिला तो बैंक ने कहा, देखो भाई, हमारे पास आपके लिए कुछ स्कीम है, आप लोन लेना चाहेंगे? ठीक है। तो एक पर्सन आया, उसने कहा हाँ ठीक है दे दो, मेरे को तो वैसे ही घर खरीदना था। फिर दूसरा पर्सन आया, मुझे भी लोन चाहिए, मेरे को भी गाड़ी खरीदनी थी। तीसरा पर्सन आया, उसने कहा मेरे को भी दे दो, मैं घर खरीदने की सोचा था। चौथा पर्सन आया, शादी का सीज़न चल रहा है, मेरी भी शादी करनी है मुझे, तो मुझे भी लोन दे दो। इस तरीके से बैंक ने सस्ती दरों पर लोगों को लोन देना स्टार्ट कर दिया।
इससे हुआ क्या, इसके इसके पास ही पैसा आ गया, इसके पास ही पैसा आ गया, इसके पास ही पैसा आ गया, इसके पास ही पैसा आ गया। जब इन सबके पास पैसा आ गया, ठीक है, तो इन्होंने वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ा दी। और जब पैसा आएगा हाथ में तो खर्च तो करेंगे ना। किसी को शादी करनी है तो जाके वो उसने सर्विसेज, किसी को शादी करनी है तो शादी में जो सामान लगता है उसकी मांग बढ़ा दी, किसी को गाड़ी खरीदनी थी, तो इस तरीके से वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। और फिर अर्थशास्त्र का नियम यही कहता है, जब वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ती है तो मुद्रास्फीति आ जाती है। ठीक है, फिर से देखते हैं एक और कारक। इसके अलावा और कारक क्या हो सकते हैं मांग बढ़ने के। दूसरा कारक है अपना सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च। ठीक है, अब सरकारी खर्च बढ़ने से कैसे मांग बढ़ती है वो दिखाता हूँ आपको। तो देखो, सबसे पहले सरकार अगर सरकारी खर्च करना चाहेगी तो क्या करेगी। सरकार सोचेगी लाओ पुल बना देते हैं, लाओ सड़क बना देते हैं, ठीक है, या फिर कोई एयरपोर्ट बना देते हैं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, आजकल मेट्रो का टाइम चल रहा है, मेट्रो बनवा देते हैं। ठीक है, सरकार सरकारी खर्च अगर करने के मूड में होती है तो या तो वो पुल बनाएगी या सड़क बनाएगी, ठीक है, या एयरपोर्ट मेट्रो जो बनाने का मन हो बनाएगी। ठीक है, मान लेते हैं सरकार ने कहा पुल बनाते हैं, पुल अगर बनाएगी तो उसमें सीमेंट लगेगा, ठीक है, इंजीनियर लगेगा जो ध्यान रखेगा चीज़ों को, ठीक है, इसके अलावा मज़दूर लगेंगे जो मज़दूरी करेंगे वहाँ पर। ठीक है, अब अगर सरकारी खर्च कर रही है सरकार, पुल बना रही है, तो मज़दूरों के पास ही पैसा आ रहा है, इंजीनियर के पास ही पैसा जा रहा है, ठीक है, सीमेंट की कंपनी वालों के पास ही पैसा जा रहा है। और इन सब के पास जब पैसा जाएगा तो ये क्या करेंगे, मार्केट में वस्तु और सेवाओं की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ा देंगे। और मांग जैसी बढ़ेगी वैसी आपकी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक ये भी कारक होते हैं कि अगर सरकारी खर्च बढ़ता है तब भी महंगाई आ जाती है, सरकार अगर ज़्यादा खर्च कर दे तो महंगाई आ जाती है, ये भी आफत है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक है अपना इसमें काला धन। अच्छा, काला धन ये क्या होता है, क्या पैसे को काला करके रखा हुआ है क्या। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, काला धन होता है ब्लैक मनी, एक ऐसा पैसा जिसका टैक्स पे नहीं किया गया है, जिस पैसे के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है और उसका टैक्स भी सरकार को नहीं पे किया गया है। ठीक है, अब अगर ऐसा पैसा आपके पास होता है तो हमेशा रिस्क आपके पास रहता है ना, कि ऐसा ना हो कल को कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आए आपके घर पे रेड मार दे तो आपका ये पैसा निकले। इसलिए इस पैसे को वो यूज़ करते हैं मार्केट से कुछ वस्तुएं खरीदने में, ठीक है, या तो वो गोल्ड खरीद लेते हैं या फिर वो कुछ और स्वेद वस्तुएं खरीद लेते हैं। स्वेद वस्तुएं जैसे कि फ्रिज, एसी, कूलर, है ना, टीवी, इस तरीके की चीज़ें खरीदने में लगा देते हैं। तो इनसे भी वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ती है और मुद्रास्फीति आती है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका प्रदर्शन प्रभाव। प्रभाव मतलब कैसे, मान लेते हैं हमारे एक पर्सन है, उन्होंने क्या करा, शादी की, तो उन्होंने शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। बढ़िया शादी की, बहुत बढ़िया, सब कुछ था उसमें। तो उनके पड़ोसी ने कहा अच्छा 10 लाख की शादी की, अब देखना जब हम करेंगे ना तो हम 20 लाख रुपए की शादी करेंगे। तो उनने जब शादी की तो 20 लाख रुपए लगा दिए शादी में उनको दिखाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है प्रदर्शन प्रभाव। पड़ोसी ने घर बनाया तो 2 मंजिला था, ठीक है, लेकिन पड़ोसी के पड़ोसी अच्छा 2 मंजिला घर बनाया, हम बनाएंगे अपना, उनने 3 मंजिला बना लिया। ठीक है, इससे भी क्या होता है ना, इससे भी वस्तुओं की मांग बढ़ती है। अगर आप घर बना रहे हो तो सीमेंट की मांग बढ़ा रहे हो ना, वस्तुओं की मांग तो बढ़ ही रही है एक तरीके से। और जब वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ती है तो महंगाई तो बढ़ती है यार,
है ना। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखने की होती हैं कि अगर प्रदर्शन प्रभाव होगा तो भी महंगाई बढ़ेगी। चलिए, नेक्स्ट है आपका निवेश में वृद्धि। अब ये निवेश में वृद्धि क्या होता है? तो देखो यार, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं विदेश की एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, ठीक है, XYZ लिमिटेड, और वो भारत में आती है। भारत में आकर वो निवेश करती है अपनी कंपनी, किसी भी मतलब किसी भारतीय कंपनी में, या खुद की एक कंपनी स्टैब्लिश करती है। अगर निवेश आता है मतलब भारत से निवेश अगर आ रहा है भारत में, तो बस जो मान लीजिए अगर किसी लोकेशन पे निवेश करना है उसको, ठीक है, तो वहाँ की वो ज़मीन खरीदेगा पहले। अब अगर बाहर का पर्सन आकर ज़मीन खरीदेगा तो उस ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो 10 लाख रुपए में मिल रही थी, अब उस पर्सन को वो 40 लाख रुपए में बेचेंगे, ठीक है। जब निवेश में वृद्धि होगी तो ज़मीनें खरीदी जाएंगी। ज़मीनें खरीदी जाएंगी तो ज़मीनें बेचने वालों के पास पैसा आएगा, और जब उनके पास पैसा आता है ना, तो वो जाके वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ा देते हैं, है ना। मांग बढ़ा देते हैं वस्तु और सेवाओं की, और मांग बढ़ने के बाद कीमत बढ़ जाती है। ऐसे समझो, जब बाहर से निवेश आता है ना, जब बाहर से निवेश आता है तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं गुड़गांव। गुड़गांव में पहले खेती किसानी होती थी, ठीक है, किसान थे वहाँ पर। लेकिन जब वहाँ पर अच्छा खासा निवेश हुआ, बाहर से लोग आए निवेश करने के लिए, तो वहाँ पे जो 10 लाख रुपए की जगह थी उसकी कीमत हो गई 40 लाख, ठीक है। लोगों ने बेचा उस ज़मीन को, और लोगों के पास पैसा आया, और जैसे लोगों के पास पैसा आया, उन्होंने पैसे से वस्तुएं खरीदी, और वस्तुएं खरीद के मांग बढ़ा दी वस्तुओं की, और जैसी मांग बढ़ी वैसी इन्फ्लेशन आ गया। अर्थशास्त्र का नियम यही कहता है, ठीक है। तो अगर निवेश में वृद्धि होती है तो भी इन्फ्लेशन में बढ़ता है। अगला है कारक घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था देखो, सरकार के पास नोट छापने की मशीन है। अच्छा, कभी कभी आपके दोस्त कहते हैं यार मेरे पास नोट छापने की मशीन है क्या जो मैं तेरे को पैसे दे दूँ। तुम्हारे पास नहीं, लेकिन सरकार के पास है, तो वो नोट छाप सकती है, ठीक है। तो कभी कभी पहले के टाइम पे ना अर्थशास्त्री कहते थे काम करो, अगर आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप एक काम करो ना, नोट छाप लो, आपके पास तो मशीन है नोट छापने की, ठीक है, नोट छाप लो आप। अगर नोट छापते हो आप, लेकिन सप्लाई हुई नहीं, अगर आपने नोट ज़्यादा छाप दिए लेकिन उस नोट के एवज में आपकी सप्लाई बढ़ी नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, ठीक है, वस्तु और सेवाएं बढ़ी नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। आखिर में उस नोट को छापने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, उससे कीमत और हाई हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि नोट छापने से पैसे का फ्लो तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन वस्तु और सेवाओं का फ्लो तो नहीं बढ़ा ना। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो फिर मांग बढ़ेगी इनकी, और सप्लाई होगी नहीं, तो फिर डेफिनेटली महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि अगर घाटे की वित्त व्यवस्था होगी तो भी महंगाई बढ़ती है। करों में अगर कमी कर दोगे, हाँ, अगर करों में कमी कर दी तो भी महंगाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अगर कर घटा दिए, टैक्सेस घटा दिए, तो टैक्स का पैसा भी तो बचता है ना। और अगर टैक्स का पैसा बचेगा तो बचे हुए पैसे से क्या करेंगे लोग? सामान खरीदेंगे जाकर, है ना। और सामान खरीदेंगे, वस्तुओं खरीदेंगे, तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा देंगे, और जैसी मांग बढ़ती है कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। क्या सार्वजनिक ऋण में कमी, वृद्धि नहीं कमी, सार्वजनिक ऋण में अगर कमी करती है सरकार, उससे भी महंगाई बढ़ती है क्या? बिल्कुल बढ़ती है। देखो, यह है मार्केट, इसमें है खूब पैसा, बह रहा है पैसा मार्केट में। अब अगर सरकार आरबीआई से कहती है कि हमें लोन का अरेंजमेंट करके दो, तो आरबीआई जो होता है ना, मार्केट से पैसे का फ्लो अपनी तरफ खींच लेता है। वो सरकारी प्रतिभूति जारी करता है और कहता है जिसको सरकारी प्रतिभूति खरीदनी है वो हमसे आकर खरीद ले,
ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमसे आके ख़रीद ले, हमसे आके, हाँ, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है, जस्ट अ मोमेंट, खरीदती है, बेचती है, यहाँ पर सॉरी, बेचती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो मार्केट का पैसा जो होता है ना, वो सारा मार्केट का पैसा आरबीआई के पास मुड़ जाता है, ठीक है। तो जैसे वो पैसा मार्केट से आरबीआई के पास आया और वो लोन के रूप में सरकार के पास गया, तो पैसा जब है नहीं, मार्केट में पैसे का फ्लो ही नहीं है, तो फिर वस्तु और सेवाओं की मांग कैसे बढ़ती है, बढ़ेगी, मांग ही नहीं बढ़ती फिर, और फिर उसी तरीके से महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। तो ध्यान रखना ये चीज़ भी कि अगर सरकार लोन कम लेगी, सरकार लोन कम लेती है, तो मार्केट का पैसा वो नहीं खींच पाती, जिससे महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। अगर वो लोन कम लेगी तो मार्केट का पैसा मार्केट में रहता है, लोगों के हाथ में करेंसी पैसा अच्छा खासा रहता है, तो वो वस्तुओं की सेवाओं की मांग बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। अगली चीज़ है जनसंख्या वृद्धि होना। हाँ, देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, प्रोडक्शन उतना बढ़ नहीं रहा, सप्लाई उतनी बढ़ नहीं रही है, तो भी महंगाई आती ही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी वस्तुओं की मांग और सेवाओं की मांग, और जब मांग बढ़ेगी तो बढ़ती है महंगाई। इसके अलावा निर्यात में वृद्धि, क्या निर्यात में वृद्धि होने से भी महंगाई हो जाती है क्या? बिल्कुल हो जाती है। देखो यार, पहले के कुछ नेताओं पे ना आरोप लगे थे कि वो क्या करते थे, पहले तो बहुत सारा निर्यात कर देते थे प्रोडक्ट का, बाद में ज़्यादा निर्यात होने से होता ये था कि देश में ही उस प्रोडक्ट की बाहर उन्होंने क्या करा, निर्यात कर दिया, ठीक है, भेज दिया प्रोडक्ट को। लेकिन इससे क्या हुआ, अंदर अंदर ही प्रोडक्शन कम पड़ गया, मतलब घर के लोगों की ही रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इस साल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, तो हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, निर्यात कर दिया उसका। फिर अचानक से पता चलता है कि वो देश में ही कमी पड़ गई उस प्रोडक्ट की, तो वो क्या करते हैं, अच्छा देश में कमी पड़ गई है, चलो फिर ठीक है, अब हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये भी चीज़ है, अगर आप ज़्यादा आयात कर देते हैं, सॉरी ज़्यादा निर्यात कर देते हैं वस्तुओं को, तो उन वस्तुओं की कमी देश में हो जाती है, फिर देश को आयात करके वो चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, सप्लाई करनी पड़ती है देश को, ठीक है, तो उससे भी महंगाई बढ़ती है। तो इस तरीके से जो हमने आपको बताया था, पहले जो कारक थे, मांग प्रेरित कारक, डिमांड पुल कारक, जिससे महंगाई बढ़ती है, ठीक है। कोई डाउट किसी भी तरीके का हो तो कमेंट में बता देना, और रिवाइज करके देखना वीडियो को, तो आपको कोई डाउट बचेगा नहीं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपूर्ति प्रेरित कारक, ठीक है। जी हाँ, आपूर्ति प्रेरित कारक क्या होते हैं, जब वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति ठप पड़ गई हो, मतलब सप्लाई है नहीं वस्तुओं की, लेकिन लोगों के पास पैसा अच्छा खासा है, मांग है लेकिन सप्लाई कम है, तो उसको बोलते हैं आपूर्ति कारक, ठीक है। आपूर्ति कम कैसे होती है, जब उत्पादन में कमी हो जाती है। अच्छा, उत्पादन में कमी कैसे होगी सर, मान लेते हैं जो प्रोडक्शन होता है ना, जैसे किसान खेती करते हैं, ठीक है, तो उनका एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पे अगर बारिश होती है तो सिंचाई अच्छी होगी तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वर्षा अगर होगी तो अच्छा प्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर वर्षा हो ही ना, उस टाइम पर बारिश हो ही ना, मानसून ही नहीं आए, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्रोडक्शन होगा नहीं ज़्यादा, ठीक है, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, और जैसे प्रोडक्शन डाउन होता है अपने आप सप्लाई में कमी हो जाती है, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ नहीं, इस वजह से वस्तु ज़्यादा निर्मित नहीं हुई, ज़्यादा बनी नहीं, और जितनी हुई वो महंगी बिकने लगी, फिर क्यों, क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर उत्पादन में कमी होती है तो भी महंगाई बढ़ती है। और क्या रीज़न हो सकते हैं, और रीज़न हो सकते हैं जैसे कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो रही है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो चीज़ें बनाते हैं, अगर उनको कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे बनेंगे वो, है ना। तो
इस तरीके से भी वो आपूर्ति पूरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जितनी सप्लाई करनी होती कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास कच्चा माल ही नहीं है, ठीक है। युद्ध का समय चल रहा हो, जैसे रसिया का यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी आपूर्ति ठप पड़ जाती है या फिर आपदाएं आ जाती हैं। तो ये रीजन्स होते हैं उत्पादन में कमी के। अगर उत्पादन में कमी है, सप्लाई नहीं है वस्तुओं की, तो भी महंगाई बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है कृत्रिम अभाव यानी काला बाजार। काला बाजार क्या होता है? मतलब प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन वो क्या है ना, हमारे देश में कुछ लोगों ने प्रोडक्ट को छुपा लिया। उन्होंने कहा जब महंगाई बढ़ेगी, थोड़ी इनकी कीमत बढ़ेगी ना, तब बाहर निकालेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कृत्रिम अभाव। मतलब सप्लाई तो काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर प्रोडक्ट को अपने गोदामों में छुपा कर रख दिया, ठीक है, जानबूझकर, और बाहर नहीं निकाला। और बाहर तब निकाला जब वस्तुओं की कीमत बढ़ गई, ठीक है। तो इसे बोलते हैं। हाँ, ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन आपने उस प्रोडक्शन को छुपा के रख लिया, सामने लाए नहीं आप बेचने के लिए, तो ये लगेगा ना कि मतलब सप्लाई है ही नहीं। और जब सप्लाई है ही नहीं, डिमांड है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, क्योंकि जब मांग बढ़ती है तो फिर महंगाई तो बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सरकार की कर नीति। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो हमने बोला था कि अगर सरकार टैक्स कम करती है तो महंगाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा बचता है, और वो बचे हुए पैसों को वस्तु और सेवाएं खरीदने में खरीदते हैं, तो मांग बढ़ाते हैं उनकी। लेकिन यहाँ पे अगर आप सरकार टैक्स बढ़ा दे तो क्या होगा? अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है, वो प्रोडक्शन करने वाले थे, उसने सोचा एक काम करते हैं, महंगाई अच्छी खासी है, एक और कंपनी डालते हैं, है ना, और उससे भी प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन सरकार ने कहा नहीं भाई, हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। जैसे सरकार ने टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया, तो उसने सोचा छोड़ो, कौन बनाएगा अब, प्रोडक्शन कौन करेगा, सरकार को तो टैक्स में ही चला जाएगा इतना पैसा, ठीक है। तो उसका मनोबल डाउन हो जाता है प्रोड्यूसर का, इसलिए फिर वो कंपनी छोड़ देता है। कहता है बाद में एक कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, अभी एक ही से काम चला लेते हैं, जब ये टैक्स रेट कम हो जाएंगे तो ध्यान रखना, जब सरकार टैक्स कम करती है तब भी महंगाई बढ़ती है, सरकार टैक्स को बढ़ा देती है तब भी महंगाई बढ़ती है। इसलिए सरकार को टैक्स नीति काफ़ी सोच समझ कर बनानी पड़ती है, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ना कम करना पड़ता है टैक्स, ना ज़्यादा, मतलब उलट, मतलब बदलते नहीं रहना होता है बार बार, ठीक है। स्टेबल टैक्सेस रखने होते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्पादन का ढांचा, ठीक है। उत्पादन का ढांचा, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में सरकार अगर निवेश कम कर दे तो क्या होगा? कच्चा माल ही नहीं बनेगा ज़्यादा, ठीक है, कच्चा माल ज़्यादा नहीं पहुंचेगा। तो प्रोडक्शन जो करती हैं कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनके पास अगर कच्चा माल पहुंचा नहीं तो सप्लाई कम हो जाती है, और जैसे सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली बात है, मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। उत्पादन का ढांचा भी जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है आपका उत्पादन में अगर गतिरोध हो जाए तो। गतिरोध कैसे? मान लेते हैं प्रोडक्शन जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर बिजली की दिक्कत आ जाए, लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं होगी तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा भाई? बिना लाइट के प्रोडक्शन तो होता नहीं है। बिजली का क्राइसिस आ जाए, या फिर कोई ठीक है, या फिर लोग सड़कों पर उतर हैं, या रेलवे पर बैठ जाएं, ठीक है, रेलवे पर बैठ जाएं तो कैसे होगा गतिरोध? क्यों? मालगाड़ी से माल जाता है ना, अगर मान लो मालगाड़ी को रोक के बैठ गए लोग तो रास्ते में, तो वो सप्लाई जहाँ पर होनी थी वहाँ सप्लाई हो नहीं पाएगी, तो उस जगह पर महंगाई बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वहाँ डिमांड है लेकिन सप्लाई प्रोडक्ट की हो नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि लोग रेलवे पर बैठ चुके हैं, गाड़ी को रोक चुके हैं, है ना, इससे भी महंगाई बढ़ती है। तो अगर उत्पादन में गतिरोध होगा तो भी महंगाई बढ़ती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका कठोर मौद्रिक नीति। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर सस्ती मौद्रिक नीति होगी, अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ब्याज दरों को कम करती है तो क्या होगा?
महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, लोग ज़्यादा उधार लेंगे और वस्तु और सेवाएं खरीदेंगे, तो उनके तो इससे मांग बढ़ जाएगी, और मांग बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा। अगर सरकार अगर सरकार मौद्रिक नीति को कठोर कर दे, ब्याज दरों को अगर बढ़ा दे, तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ही मतलब लोन ही लेने नहीं आएगा कोई। ठीक है, सोचेंगे अभी बहुत ज़्यादा ब्याज दर पे लोन मिल रहा है, जब ये ब्याज दरें सस्ती हो जाएंगी, कम हो जाएंगे, तब जाके लोन लेंगे। ऐसे समझो आप। ये आरबीआई है, अगर इसने अपनी मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसमें रेट हाई कर दिए, ठीक है, ब्याज दरों को बढ़ा दिया, तो एक पर्सन है राम, राम ने सोचा एक काम करता हूँ, एक कंपनी और डालता हूँ और उत्पादन करता हूँ, क्योंकि महंगाई अच्छी खासी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको पता चला ब्याज दरें बढ़ गई हैं और महंगी दरों पर लोन मिलने वाला है, तो उसने सोचा ठीक है एक काम करते हैं, जब ब्याज दरें जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी ना, तब लोन लेंगे और तब कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, इससे ना लोन लेने वालों का मनोबल गिर जाता है और फिर वो इन्वेस्ट करने के लिए लोन नहीं लेते हैं और वेट करते हैं ब्याज दरों के कम होने का। ठीक है, और जब वो लोन नहीं लेंगे तो फिर सप्लाई जो होती है ना, जैसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, जितना ही है उतना ही प्रोडक्शन करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, सप्लाई कम होगी, तो ऑलरेडी महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयात निर्यात नीति। क्या आयात निर्यात नीति से भी महंगाई बढ़ती है? बिल्कुल, आपसे मेरी बात हुई थी स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला था कि अगर सरकार ज़्यादा निर्यात कर दे तो उससे देश में वस्तुओं की कमी हो जाती है, फिर सरकार को फिर से आयात करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार को सोचना समझना होता है कि ऐसी वस्तुओं का इतना निर्यात भी नहीं कर देना चाहिए जिससे उस वस्तु की देश में कमी हो जाए। ठीक है, बाद में हमें महंगे दर पे आयात करना पड़े, है ना। तो आयात निर्यात नीति भी जिम्मेदार होती है। सब्सिडी में अगर कमी कर दी तो सब्सिडी में अगर कमी कर दी तो किसान कहेगा, किसान क्या, जो भी किसान होते हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर उनको सब्सिडी में कम मिलती है तो वो सोचते हैं छोड़ो यार, पैसा कम मिल रहा है, एक काम करते हैं, जब ये पैसा बढ़ेगा तब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तब तक के लिए इतना ही प्रोडक्शन काफ़ी है। लेकिन मांग बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है, इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ रही होती है, सप्लाई होती नहीं है, पिछली बात है, फिर महंगाई बढ़ जाती है। तो अभी तक जो हमने कारक देखे, ये दो कारक थे, मांग प्रेरित यानी डिमांड पुल, और दूसरा कारक था आपका आपूर्ति प्रेरित यानी सप्लाई पुल। ये दो कारक थे जिनकी वजह से आपकी महंगाई बढ़ती है। ठीक है, और मांग कैसे बढ़ती है, सप्लाई क्यों कम हो जाती है, उसका रीजन भी हमने जान लिया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर अन्य कारक। क्या अन्य कारक भी होते हैं क्या जिम्मेदार? हाँ, कुछ और कारक भी हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, जैसे कि आपका हो गया मजदूरी लागत। मजदूरी लागत से कैसे हो जाएगी महंगाई? देखो यार, अगर कोई मजदूर है, ठीक है, उसकी लागत बढ़ जाए, उसके पास पैसा आ जाए, ठीक है, ऐसे नहीं, गलत समझा रहा हूँ मैं, सोचो एक पर्सन है, ठीक है, उसकी कंपनी है, उसकी कंपनी में ना काम करते हैं लोग, एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ ना, प्रोडक्शन होता है उसकी कंपनी में। अब जैसे ही उसने अपने मज़दूरों का मेहनताना बढ़ाया, पगार बढ़ाई, ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए तो वो अपने प्रोडक्ट के भी प्राइस बढ़ाएगा ना। क्यों? क्योंकि क्योंकि उसने देखो यार, एक कंपनी है, उसने अपने मज़दूरों की पेंशन बढ़ा दी, ठीक है, उनसे काम लेता है तो फिर उनकी पेंशन बढ़ा दी। जब उनकी पेंशन बढ़ाएगा तो अपने प्रोडक्ट की कीमतें भी तो बढ़ा देगा ना वो। ठीक है, अगर पेंशन अगर उनकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो हो सकता है जो प्राइस चल रहा था वही रखता, लेकिन जैसे ही उसने सैलरी इंक्रीज़ की उनकी, तो उस तरीके से वस्तुओं का प्राइस भी बढ़ गया। तो
इनडायरेक्टली मतलब ऐसा भी होता है कि अगर मजदूरी की लागत बढ़ जाए तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है और वस्तुओं के प्राइस पर, ठीक है, जिससे महंगाई आती है। इसके अलावा परिवहन लागत, जैसे अगर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी वजह से किराया महंगा हो जाता है, ठीक है। किराया महंगे होने से क्या होता है ना, कोई प्रोडक्ट अगर पहुंचाना हो एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो परिवहन की लागत कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो कॉस्ट अगर मिलाई जाए पूरी, तो उससे भी वस्तुओं की प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि उसको इंक्लूड किया जाता है ना प्रोडक्शन में, ठीक है। तो परिवहन लागत से भी आपकी महंगाई बढ़ जाती है। इसके अलावा है आपका कच्चे माल की लागत। कच्चे माल की लागत मतलब कच्चा माल, अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो, तो उसमें कच्चा माल तो लगता ही है ना। अगर उस कच्चे माल की ही लागत बढ़ जाए, उसकी ही कीमत बढ़ जाए, तो आप जो प्रोडक्ट नया बनाकर तैयार करोगे उसको भी उस प्राइस को इंक्लूड करके थोड़ा महंगा बनाओगे ना, फिर उससे भी फिर वस्तुएं महंगी बनती हैं, और जब महंगी बनती है तो महंगाई तो आती है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। अगर जीएसटी बढ़ा दिया, ठीक है, अ, जैसे जीएसटी बढ़ा दिया, ठीक है, 1% 2% अगर टैक्स अगर बढ़ा दिया सरकार ने, तो उसमें भी क्या होता है ना, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है, और जब प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ती ही है। इसके अलावा है लास्ट ऑप्शन, इसमें अंतर्राष्ट्रीय तनाव, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, जैसे यूक्रेन है ना, सनफ्लावर ऑयल का बहुत अच्छा एक्सपोर्टर है, काफ़ी अच्छा मतलब उत्पादन करता है वो, गेहूं का अच्छा उत्पादक है। तो कुछ देशों में इनकी कमी हो गई, क्यों? क्योंकि यूक्रेन इस समय युद्ध में व्यस्त चल रहा है रशिया के साथ, तो फिर प्रोडक्शन प्रभावित हो जाता है, जिससे ना उनके देश में इन वस्तुओं की मतलब इन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, और इस तरीके से महंगाई आ जाती है। तो ये कुछ कारक थे जिनसे महंगाई बढ़ती है, ठीक है। अभी तक अगर हम बात करें, हमने देख लिया महंगाई का अर्थ, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है, उसके कारक हमने देखे, मांग प्रेरित कारक क्या होते हैं, आपूर्ति प्रेरित कारक क्या होते हैं, और अन्य कारक भी हमने देख लिए, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के इन्फ्लेशन देखने को मिलते हैं भारत में। पहला आपका होता है जब सरकारी नियंत्रण होता है, ठीक है, सरकारी नियंत्रण के आधार पर, और एक होता है गति के आधार पर। देखते हैं आखिर वो कैसे। देखिए, जब बात सरकारी नियंत्रण के आधार पर आती है, तो यहाँ भी दो टाइप के होते हैं, जैसे नियंत्रित या दाबित मुद्रास्फीति। ये क्या होता है? ये मतलब ऐसा होता है ना, यहाँ पर जो सरकार होती है, कुछ अ, मतलब कुछ प्रोडक्ट पर नियंत्रण बना के रखती है कि उनके प्राइस तेज़ी से ना बढ़े। अच्छा, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? वो होते हैं ना, जैसे अनाज हो गया आपका, सब्जियां हो गई आपकी, कृषिगत उत्पाद हो गए आपके। अगर इन पे लगातार प्राइस बढ़ते रहेंगे ना, तो इनसे आम आदमी को ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सरकार इनके प्राइस पर ना नियंत्रण बना के रखती है। अच्छा, तो क्या ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिन पे सरकार नियंत्रण बनाकर नहीं रखती? हाँ, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल होते हैं। कौन से होते हैं? श्वेत वस्तुएं होती हैं वो। अच्छा, श्वेत वस्तुएं क्या होता है? श्वेत वस्तु होती है जैसे एसी हो गया, ठीक है, महंगी कार हो गई, ठीक है, फ्रिज हो गए महंगे वाले, ठीक है, कूलर हो गया। इन पे सरकार को क्या ही मतलब है नियंत्रण करके? उन्हें पता है कि इसको कोई अच्छा पैसे वाला इंसान ही खरीदेगा। आम आदमी के लिए तो अनाज ही का मतलब, आम आदमी के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी अनाज है ना, सब्जियां हैं, अनाज है, या और ज़रूरी सामान है वो होता है। ये महंगे एसी वगैरह बड़े लोगों के काम है खरीदना, ठीक है। इसलिए जो एसी वगैरह होते हैं महंगे वाले, गाड़ी होती है महंगी वाली, उन पर सरकार नियंत्रण नहीं रखती है अपना, उनको मार्केट के भरोसे छोड़ रखा है, ठीक है। अब हमने देखा सरकारी नियंत्रण के आधार पर दो टाइप की मुद्रास्फीति होती है, एंड अब गति के आधार पर भी दो टाइप की, अब गति के आधार पर चार टाइप की मुद्रास्फीति होती है। कैसे?
सबसे पहली होती है रेंगती हुई, यानी 2% से कम बढ़ रही है यहाँ पर महंगाई, 2% से कम बढ़ती है। हाँ, याद कर लेना। चलती हुई मुद्रास्फीति होती है एक। चलती हुई मुद्रास्फीति मतलब यहाँ पर मुद्रास्फीति 2% से 10% तक चली जाती है। ठीक है। हमारी आरबीआई हमारी जो भारत सरकार का टारगेट है ना मुद्रास्फीति का, वो है सॉरी वो है 4 ± 2। ठीक है, यानी कीमतें 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए और 2% से नीचे नहीं जानी चाहिए। समझ गए? हमारा ये टारगेट बना हुआ है। तो हम इसी दूसरी वाली श्रेणी में आते हैं, चलती हुई मुद्रास्फीति में। तीसरी है आपकी गैलोपिंग, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। यहाँ पर कीमतें 10% से 80% के बीच में बढ़ती हैं। सोचो, 80% तक कीमतें बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा कीमतें हो गई है। हाहाकार मच जाता है मार्केट में। फिर से लोगों के पास पैसा तो होता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता उस पैसों का, इतनी कीमतें हाई होती हैं। और एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, डंस मारती हुई मुद्रास्फीति। ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें तो इतने ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है वस्तुओं का कि एफोर्डेबल भी नहीं रह जाता। इसमें तो फिर करेंसी ही बंद करनी पड़ती है। छोड़ो, हटाओ, भूल जाओ उस करेंसी को, दूसरी करेंसी छापेंगे अब, है ना। तो दो टाइप की आपको मैंने समझा दी, दो टाइप की मुद्रास्फीति होती है। पहला सरकारी नियंत्रण के आधार पर, और सरकारी नियंत्रण के आधार पर भी हमने देख ली 2 टाइप। फिर हमने देखा गति के आधार पर, उसमें भी 4 टाइप की देख ली। अच्छा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट। अच्छा, पता कैसे चलता है कि मुद्रास्फीति है, कैसे मापते हैं इसको मुद्रास्फीति को? ठीक है, देखो मापने की भी विधियाँ होती हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले वस्तु का निर्माण होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है। फिर प्रोडक्शन होने के बाद ये जो प्रोड्यूस करता है, ये होलसेलर को वस्तु को बेचता है। ठीक है, होलसेलर होलसेलर रिटेलर को प्रोडक्ट बेचता है अपना। ठीक है, फिर रिटेलर जो होता है वो किसको बेचता है? कंज्यूमर को। ऐसा ही होता है ना। सबसे पहले प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया प्रोडक्ट को, फिर होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने होलसेल में खरीदा और आगे रिटेलर को सेल कर दिया, रिटेलर ने होलसेलर से खरीद के कंज्यूमर को बेच दिया। ठीक है, जब हम प्रोड्यूसर से होलसेल के बीच में कीमतों को मापते हैं तो उसको कहते हैं पीपीआई। पीपीआई क्या होता है सर? आगे देखेंगे, समझ लो पहले। पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। जब हम प्रोड्यूसर से होलसेल के बीच के प्राइस को मापते हैं। ठीक है, जब होलसेलर रिटेलर को प्रोडक्ट सेल करता है, इनके बीच प्राइस कितना बढ़ा उसको हम मापते हैं डब्ल्यूपीआई में। ठीक है, यहाँ पर कितनी महंगाई बढ़ी। और जब रिटेलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता है और इनके बीच की महंगाई जब हम मापते हैं तो इसको बोलते हैं सीपीआई। ठीक है, ध्यान रखना आप। जब मापने की विधि के आधार पर हम डब्ल्यूपीआई ज्ञात करते हैं, पीपीआई निकालते हैं, सीपीआई निकालते हैं, आईआईपी भी निकालते हैं, और ये क्या होता है वो आपको आगे जाके खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मापने की विधि है हमारी, यहाँ पर हम देखते हैं, वो है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, 2009 से अभिजीत सेन समिति के अनुशंसा से चल रही है यह। पहले साप्ताहिक आधार पर डेटा जारी करती थी, अब मासिक आधार पर डेटा जारी कर रही है 2012 से। ठीक है, कौन जारी करता है इसको? ये हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक आर्थिक सलाहकार कार्यालय है, उसके द्वारा जारी होती है। आधार वर्ष है इसका 2011-12। थोक कीमतों को दर्शाता है ये, मतलब थोक में कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, ठीक है, उसको दर्शाता है ये। और इसके निर्धारण के लिए 697 वस्तुओं इसका निर्धारण 697 वस्तुओं पर किया जाता है।
ठीक है। अब थोड़ा समझा भी दो उसके बारे में, पढ़ तो डाला सराटे से। समझाते हैं, रुको। हाँ, अब यहाँ पर देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना है, याद रखना है यहाँ पर। तो देखो, WPI में जो वस्तुएं होती हैं 697 वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जिसमें से प्राथमिक वस्तुएं होती हैं 117। फ्यूल और पावर, यानी फ्यूल और पावर की वस्तुएं कितनी होती हैं 16। और मैन्युफैक्चर्ड वस्तुएं कितनी होती हैं 564। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वेट मतलब भारांश। भारांश कितना होता है उनका, ये भारांश क्या होता है? एक बात बताओ, जूते आप क्या रोज खरीदते हो? जूते अगर आप साल में एक बार खरीदोगे तो चल जाएंगे ना? हाँ, चल जाएंगे सर। क्या अगर आप सब्जियां साल में एक बार खरीद के चला सकते हो? नहीं, सब्जियां तो रोज खरीदनी पड़ती हैं, कभी मतलब नई नई सब्जी बनानी पड़ती है ना, तो रोज खरीदनी पड़ती है। अच्छा, तो वही तो बात है ना, कुछ वस्तुओं का भारांश ज़्यादा होता है, मतलब जैसे कि समझो बात को, ज़रूरी होती हैं डेली यूज़ के लिए, ठीक है। और कुछ वस्तुएं इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती नहीं, अगर उनको एक बार खरीद लो तो वो सालों साल चलती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वस्तुएं इस तरीके से नहीं चलती, डेली यूज में लगती हैं। तो इस तरीके से उनका बैलेंस ज्ञात करते हैं कि कौन सी वस्तु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली यूज़ के लिए, ठीक है, और कौन सी वस्तुएं चल जाती हैं ऐसी, साल साल भर चल जाती है अगर एक बार खरीद लो तो। उस हिसाब से बैलेंस तैयार किया जाता है इनका, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कोटेशन, इनके 697 वस्तुएं होती हैं इसमें WPI में। प्राथमिक क्षेत्र को कम भारांश है, प्राथमिक क्षेत्र को कम भारांश दिया गया है इन्होंने, ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड वस्तुओं का बहुत ज़्यादा मतलब दिखाया गया है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन प्राथमिक जो वस्तुएं हैं उनसे तो फ़र्क पड़ता है यार, है ना। अब आगे देखते हैं। जैसे है अब यहाँ पर इन्होंने बताया कोर WPI, ठीक है। WPI में होता है कोर WPI। कोर WPI क्या होता है, जब हम भोजन और ऊर्जा इनको छोड़ दें, इनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ विनिर्मित वस्तुओं को मापते हैं, ठीक है, इनकी कीमत को मापते हैं, तो उसको बोलते हैं कोर WPI। एक होता है हेडलाइन, एक होता है हेडलाइन WPI। हेडलाइन WPI में समग्र मुद्रास्फीति को मापते हैं, मतलब ईंधन, भोजन, ऊर्जा, विनिर्मित वस्तुएं सारी आ गई इसमें, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका, अब जो अलग से निकाला जाता है वो है WPI फूड, ठीक है। खाद्यान्न की कीमतों को ये मापता है, तो जब खाद्यान्न की कीमतों को मापना होता है तो उसके लिए जारी करते हैं WPI फूड इंडेक्स। वर्तमान में अलग WPI फूड इंडेक्स जारी होता है। तो आगे समझ में, सबसे पहला मापक है WPI, इसके बारे में इतना ध्यान रखना, 2009 से अभिजीत सेन अभिजीत सेन की उस पर अनुशंसा पर ये जारी किया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष आप इसका ध्यान रखना, 2011-12 आधार वर्ष है इसका, पहले 2004-5 था। और थोक कीमतों में परिवर्तन को ये मतलब दर्शाता है, ठीक है। जारी कौन करता है इसके आंकड़े, इसके आंकड़े आंकड़े जारी किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक आर्थिक सलाहकार कार्यालय है, वो जारी करता है। तो WPI समझ में आ गए यहाँ पर आपको। आगे बढ़ते हैं। क्या WPI की कुछ कमियां भी हैं? बिल्कुल हैं कमियां, कमी क्यों नहीं होगी यार, हर कोई परफेक्ट नहीं है ना आजकल। जैसे देखो, WPI की भी कुछ कमियां हैं यार, कि प्राथमिक क्षेत्र को इतना कम भारांश दिया गया है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ज़्यादा प्रभाव डालती है आम आदमी की ज़िंदगी पर, है ना, उसको तुमने इतना कम भारांश दे दिया, ये तो गलत किया ना आपने। निम्न आय के लोगों पर अधिक प्रभाव वही वस्तुएं डालती हैं और आपने उसको भारांश कम दे दिया।
ऐसा सही नहीं किया। इसके अलावा थोक कीमतों पर आधारित होता है, या थोक कीमतों पर आधारित होता है, उससे हमें क्या, हमें उससे कोई मतलब नहीं ना। हम तो रिटेल में खरीदते हैं चीज़ें, सिंगल क्वांटिटी में खरीदते हैं, होलसेल में थोड़ी ना खरीदते हैं, है ना। तो वो वाली कीमतें मापनी चाहिए। तो एक ये भी चीज़ है। इसके अलावा सेवाओं को शामिल नहीं करते हैं ये जनाब, कहते हैं मैं सेवाओं को शामिल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे यार, 60% जीडीपी का तो सेवाओं से आता है, वो शामिल नहीं किया आपने, तो ये कुछ कमियां हैं, ठीक है। लेकिन इतनी कमियां होने के बावजूद भी डब्ल्यूपीआई का अपना एक अलग महत्व है और इसकी भी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, आपको दिखाता हूँ मैं आगे। देखो, डब्ल्यूपीआई जो थोक लेन देन होता है ना, उसके स्तर पर मुद्रास्फीति का अनुमान बताता है हमारे लिए। जैसे प्रोड्यूसर से इन्होंने कितने रुपए का माल खरीदा, उस बीच कितनी महंगी इनको वस्तु पड़ी, ठीक है। उससे हमें अनुमान लग जाता है कि वस्तु इनको महंगी अगर पड़ रही है तो वो आगे महंगी बेची जाएगी या सस्ती बेची जाएगी, ठीक है। तो एक अनुमान लगाने का मौका मिल जाता है कि हाँ, अगर इनको महंगी पड़ी है तो ये आगे महंगी बेचेंगे। तो उस टाइम पर सरकार अपने कोई भी कदम उठाकर कंट्रोल कर सकती है कीमतों को, है ना। अगर जीडीपी का अनुमान निकालना हो तो उसमें डब्ल्यूपीआई का प्रयोग किया जाता है भाई, होलसेल प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है ना। और वैश्विक निवेशक जो है ना, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, भारत में अगर निवेश करना चाहता है, तो ये देखेगा ना कि हाँ, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, अगर बेचते हैं प्रोडक्ट, तो डब्ल्यूपीआई कैसा चल रहा है, ठीक है। अगर अच्छा चल रहा है तो फिर इन्वेस्ट करने के लिए बेटर है, अगर अच्छा नहीं चल रहा होता है तो फिर इन्वेस्ट नहीं करते ना वो आगे। एक तरीके से मापक है उनके लिए ये। तो इसका महत्व है, कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन इम्पोर्टेंस भी है इसकी, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं ये बीएन गोलदार समिति के बारे में। ये क्या है, देखो यार, ना कुछ चर्चाएं हुई थी 2014 में, एक समिति बनाई गई थी बीएन गोलदार समिति। तो उनसे कहा गया था कि देखो, डब्ल्यूपीआई में कुछ कमियां हैं, तो क्यों ना हम पीपीआई को अपनाएं। अब आपको ये पीपीआई क्या है आगे बताऊंगा, पहले समझ लो बात, ठीक है। तो उनसे कहा गया, आप ना पीपीआई हम लाना चाहते हैं डब्ल्यूपीआई के जगह पर, ठीक है। तो आप ज़रा इसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाओ और बताओ क्या पीपीआई लाना सही रहेगा। तो सितंबर 2014 में बीएन गोलदार समिति का गठन किया गया, ठीक है। डब्ल्यूपीआई के स्थान पर पीपीआई के लिए सिफारिश थी कि पीपीआई को लाना है। तो इन्होंने अपनी सिफारिश क्या दी, इन्होंने कहा देखो, डब्ल्यूपीआई को पीपीआई के करीब लेकर आओ। ऐसा मत करो कि उसको डायरेक्टली पीपीआई में कन्वर्ट कर दो, उसको हटा के पीपीआई ले आओ, ऐसा मत करो। पहले डब्ल्यूपीआई को पीपीआई के करीब लाओ, फिर धीरे धीरे पीपीआई को लागू कर देना, ठीक है। डब्ल्यूपीआई के जगह पर स्टार्ट कर देना, मतलब ऐसा इन्होंने कहा था। क्योंकि पीपीआई में सेवा क्षेत्र शामिल होता है और अभी मैंने आपको बताया था डब्ल्यूपीआई में सर्विस सेक्टर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर होता है, पीपीआई में सेवा क्षेत्र शामिल होता है, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई थोक कीमतों पर आधारित है जिसमें टैक्स आ जाते हैं। जब डब्ल्यूपीआई की बारी होती है ना, अगर डब्ल्यूपीआई में टैक्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जब प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बेचता है ना होलसेलर को, तो उसमें टैक्स इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन अभी प्रोडक्ट्स जो पीपीआई है ना, उसमें टैक्स नहीं आते इतने, ठीक है। क्योंकि वो पहला स्टेज है ना जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर टैक्स शामिल नहीं होते हैं। इसलिए चाहते हैं कि इसको मेजर करना ज़्यादा सही है। सर पीपीआई पीपीआई कर रहे हो, थोड़ा समझा दो उसके बारे में, भेजा बू हो गया पीपीआई सुनकर। चलो समझाते हैं। पीपीआई होता क्या है, देखो यार, जब वस्तु और सेवाओं की कीमत में औसत परिवर्तन को दर्शाता है ये पीपीआई, ठीक है। और अभी तक भारत में तो नहीं आया, लेकिन 160 देशों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। हाँ तो बताओ तो होता क्या ये, बताया तो था। जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उस टाइम पर
मतलब प्रोड्यूसर के द्वारा जब प्रोडक्शन किया जाता है तब मेजर किया जाता है कि कितना उस उस प्रोसेस में महंगाई की दर कितनी रही उनके लिए, क्या उनके लिए कच्चा, उससे ना हमें पता चल जाता है कि क्या उनको कच्चा माल महंगा पड़ा, ठीक है, या कुछ और भी रीजंस पता चल जाते हैं कि क्या वो महंगा प्रोडक्ट बेचने वाले हैं आगे या सस्ता बेचने वाले हैं। ठीक है, पहले स्टेज में ही हमें पता चल जाएगा इसके बारे में अगर पीपीआई लागू होता है तो। और चूंकि इसमें सेवाएं भी शामिल हैं, वस्तु तो है ही शामिल, और उनके औसत परिवर्तन को दर्शाता है, तो ये ज़रूरी हो जाता है। अब आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एक काम करते हैं, पहले ना इन दोनों के बीच का अंतर समझ लेते हैं कि आखिर क्या डब्ल्यूपीआई है, क्यों पीपीआई लाने की बात की जा रही है डब्ल्यूपीआई की जगह पर। तो देखो यार, डब्ल्यूपीआई जो है ना वो लेन देन के बिंदु पर बदलाव को मापता है। चलो कोई नहीं, पीपीआई औसत बदलाव को मापता है, ठीक है। यहाँ पर मूल्य परिवर्तन प्लस कुछ कर, डब्ल्यूपीआई में ये तो बात है, यहाँ पर ना प्राइस बदल जाता है और कुछ कर भी जुड़ जाते हैं आकर। लेकिन पीपीआई में कोई अप्रत्यक्ष कर नहीं जुड़ता है ना, क्योंकि वो पहला स्टेज है ना, अभी प्रोडक्ट बन रहा है। हो सकता है वहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स लगा हो उनके ऊपर, लेकिन प्रोडक्ट टैक्स तो अभी नहीं लगेगा ना, जब तक वो बेचेंगे नहीं तब तक तो प्रोडक्ट टैक्स लगेगा नहीं, तो अप्रत्यक्ष कर नहीं लगता कोई भी। एक ये बेनिफिट है। तो साफ पता चल जाता है कि हाँ, साफ साफ पता चल जाता है कि टैक्सेस बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ी है या फिर क्या रीजंस है, कच्चे माल बढ़ने के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होने के कारण प्रोडक्ट की कीमत बढ़ी है, तो ये पता चल जाता है। डब्ल्यूपीआई में आयात निर्यात का मापन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता यार। अब एक बात बताओ, अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है तो इससे क्या तुम्हें ये पता चल रहा है कि महंगाई क्यों हो रही है? हो सकता है होलसेल में जो सामान बेच रहा है उसने बाहर से आयात किया हो प्रोडक्ट का, ठीक है, उसको महंगा पड़ा हो बाहर से खरीदने पर, इसलिए वो महंगा बेच रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन अगर आप पीपीआई को शामिल करेंगे, ठीक है, मापन के रूप में, तो पीपीआई से आपको ये तो पता चलता रहेगा कि हाँ, देश में वस्तुएं जो बन रही हैं, देश में जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वजह से है महंगाई, या बाहर से वस्तुएं आयात करने के कारण है ना, तो ये पता चल जाता है। तो डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, लेकिन जैसा आपको बताया था पीपीआई में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। हाँ, तो दोनों अपनी जगह पर ठीक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डब्ल्यूपीआई भी समझ लिया है और पीपीआई को भी समझ लिया है। दो मापक हो गए आपके। अब तीसरा मापक है आपका सीपीआई। सीपीआई क्या होता है ये? अच्छा, सीपीआई होता है जब होलसेलर से, सॉरी, रिटेलर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा, ठीक है, तो उसकी कीमत में कितनी वृद्धि हुई, जब हम उसको मापते हैं तो उसको बोलते हैं सीपीआई, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, वस्तु और सेवाओं के औसत मूल्य के माप के लिए एक सूचकांक है। जी हाँ, बिल्कुल है। जब रिटेलर ने एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, तो उस समय वस्तु का प्राइस क्या था, उसको ज़्यादा कंज्यूमर को ज़्यादा महंगा पड़ा, सस्ता पड़ा, उसकी अगर हम माप करते हैं तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में औसत परिवर्तनों को मापता है, बिल्कुल, जब कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है तो फिर कितना महंगा पड़ रहा है ना, तो उसकी कीमत को माप रहा है ये। भारत में जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है, ठीक है, उसके लिए सीपीआई का ही प्रयोग किया जाता है। यूपीएससी में ये स्टेटमेंट आ चुका है, तो ध्यान देना इस बात को। वहाँ पे उन्होंने डब्ल्यूपीआई कर दिया था, यहाँ पर सीपीआई दिया हुआ है। तो भारत में मौद्रिक नीति के लिए सीपीआई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका जो आधार वर्ष है वो है 2012। आधार वर्ष क्या होता है, ये बार बार आ रहा है ना। आधार वर्ष होता है, देखो, अगर मान लो तुम्हें अगर बताना है कि तुम कितने फिट हो, है ना, तुम्हें अगर बताना है तो तुम कितने फिट हो, तो अपनी तुलना कैसे करोगे? आज अगर तुम फिट हो
आज अगर तुम फिट हो, कल को मोटे हो जाते हो, ठीक है, तो अपना कंपैरिजन बताओगे ना कि मैं इस साल इतना फिट था, आज मैं इतना फैटी हो गया हूँ, है ना। तो इस तरीके से एक आधार वर्ष भी होता है, लेकिन यहाँ बात ऐसी नहीं होती ना। यहाँ पर आधार वर्ष एक ऐसा बनाया जाता है जिस साल में कोई भी मंदी का माहौल नहीं बना हो, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी ज़्यादा बढ़ी हुई ना हुई हो, ठीक है, इकोनॉमिक काफ़ी अच्छी चल इकोनॉमिक सही चल रही हो, ऐसा भी नहीं हो बहुत अच्छी चल रही हो या बहुत ख़राब चल रही हो, मतलब बैलेंस्ड हो, एवरेज चल रही हो, है ना। तो इसलिए आधार वर्ष 2012 है इसका। समझ में आ गया आधार वर्ष क्या होता है। इसके अलावा इसको जारी कौन करता है? सांख्यिकी और कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक एनएसओ संस्था है, वो इसको जारी करती है, इसके आंकड़े जारी करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सीपीआई के बारे में जान लिया हमने। ये महंगाई को मापने का तीसरा मापक है। पहले हमने डब्ल्यूपीआई को पढ़ा, फिर पीपीआई को पढ़ा, अब सीपीआई को पढ़ रहे हैं, है ना। 2012 से पूर्व सीपीआई के निम्नलिखित 4 सूचकांक होते थे। कौन कौन से सूचकांक होते थे? 4। सीपीआई आई डब्ल्यू, ये क्या होता है? सीपीआई आई डब्ल्यू मतलब औद्योगिक कर्मकार थे, उनसे पूछा जाता था कि एक बात बताओ, आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको कितना महंगा पड़ता है, अगर आप कोई सर्विस लेते हो तो आपको कैसा पड़ता है। तो उनसे पूछा जाता था, है ना, उनके लिए वस्तु और सेवाओं के प्राइस कैसा इफ़ेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। और तो उनसे सारा डेटा पूछ के निकाला जाता था, तो उसके हिसाब से सीपीआई आईडब्ल्यू जारी किया जाता था, ठीक है, कि इनके लिए वस्तु और सेवाओं की कीमत किस दर से बढ़ रही है। इसी तरीके से कृषि श्रमिक जो होते थे, एग्रीकल्चर बेजेड बेज होते हैं जो, तो उनसे पूछा जाता था, आप बताओ आपको वस्तु और सेवाएं कितनी महंगी पड़ रही हैं, क्या प्राइस पड़ रहा है। तो पूरा डेटा कलेक्ट करके जारी किया जाता था, उसको बोलते थे सीपीआई एएल। ऐसी ग्रामीण श्रमिक जो होते थे गाँव, तो उनसे पूछा जाता था आपको कैसे वस्तु और सेवाओं की कीमतें पड़ रही हैं, है ना, पूरा डेटा कलेक्ट करके जारी किया जाता था, ठीक है। और शहरी गैर शारीरिक कर्मचारी जो होते थे उनसे भी इसी तरीके से कलेक्ट किया जाता था, तो सीपीआई यूएनएमई चालू किया जाता था, लेकिन अब तो ये बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या होता है, 2012 से सीपीआई की नई श्रृंखला का प्रकाशन हुआ, जिसमें अब 3 टाइप से ही सीपीआई को जारी किया जाता है, ठीक है। वो कैसे? सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई संयुक्त, ठीक है। इन 3 तरीके से मापते हैं। तो अब देखो यहाँ पर चीज़ें जैसे हैं, समूह वितरण में खाद्य एवं पेय पदार्थ, पान तंबाकू व मद्य, वस्त्र एवं फुटवियर, आवास, ईंधन एवं प्रकाश, मिश्रित वस्तुएं एवं सेवाएं। तो देखो यहाँ पे अलग अलग भारांश होगा, और वस्तुओं का भारांश जो होता है शहर 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 में अलग होगा, ठीक है, गांव में अलग होगा। जैसे यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने आवास के बारे में। आवास में ये कहते हैं कि देखो, अगर आप शहर में रहते हो तो आपको मकान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इनका ये मानना है कि अगर आप शहर में रहते हो तो आपको मकान की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? शहरों में जगह की अपनी कीमत होती है, लेकिन अगर आप गांव में रहते हो तो आप गांव में कहीं भी झोपड़ी बनाकर रह सकते हो। वहाँ ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रहने के लिए कि आपके पास मकान होना ज़रूरी है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर आवास को कोई वेटेज ही नहीं दिया, इन्होंने जीरो वेटेज रखा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने खाद्य एवं पेय पदार्थ को गांव में जो वेटेज दिया है वो दिया है 54% का। काफ़ी अच्छा दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है गांव में रहने वाले आदमी की, आम आदमी के लिए खाने की वस्तुएं, गेहूं वगैरह, इनकी कीमतें ज़्यादा प्रभावित करती ही हैं, है ना। तो कुछ नहीं, आप इसमें पूरी स्लाइड याद नहीं रखनी है आपको, लेकिन बस ये याद रखना कि भारांश किसका ज़्यादा है और किसका कम है, इतना याद रख लेना बस। बाकी कुछ ध्यान याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। अब हम बात करते हैं परिवर्तन। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे फाइनेंस में परिवर्तन किया गया, ठीक है। और कोटेशन की संख्या में वृद्धि। कोटेशन जानते हो आप? कोटेशन मतलब कोटेशन होता है कि कहाँ कहाँ से वस्तुओं को और सेवाओं को लिया गया है, ठीक है। कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाओं को लिया गया है, एक तरीके से उनका कोटेशन बनाया गया है ना। एक टोकरी ली गई, ठीक है, उस टोकरी में कौन कौन सी वस्तुएं डाली गई हैं, कहाँ कहाँ से वस्तुएं उठाई हैं, कहाँ कहाँ से सेवाएं उठाकर डाली गई हैं, तो वो पूरी जो कोटेशन तैयार की है उसे तो वही बोलते हैं कोटेशन, ठीक है। कोटेशन की संख्या में वृद्धि कर दी है। नई वस्तुओं को समावेशन कर दिया गया है, कुछ पुरानी वस्तुओं को हटा दिया जो प्रचलित नहीं थी, ठीक है। अंकगणितीय संख्या के स्थान पर ज्यामितीय माध्य, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेना इसको एक बार। अब हम बात करने वाले हैं आईआईपी के बारे में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। अब ये क्या होता है? ये भी एक मापक है यार। अगर आप इन्फ्लेशन को माप रहे हो तो क्या डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, पीपीआई इससे काम चल जाएगा क्या? इंडस्ट्रीज भी तो हैं, उनका भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना, ठीक है। इंडस्ट्रीज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, यह सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण प्रस्तुत करता है, जैसे कि खनिज, खनन, बिजली विनिर्माण आदि। अच्छा, इसको कौन जारी करता है? इसको भी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एनएसओ द्वारा मासिक रूप से संकलित किया जाता है और प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। आधार वर्ष है इसका 2011-12। अच्छा, समझ में तो आ गया, पढ़ लिया हमने इतना। इसमें जैसे ये वस्तु वगैरह इसमें देख लेना किसका कोटेशन, किसकी संख्या ज़्यादा है, किसका बैलेंस ज़्यादा है, वो देख लेना। इसमें जैसे प्राथमिक वस्तुएं कितनी हैं, ठीक है, भारांश है 34 भारांश दिया हुआ है प्राथमिक वस्तुओं का। पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, अवसंरचनात्मक, उपभोक्ता टिकाऊ, टिकाऊ वस्तुएं जैसे शूज वगैरह होते हैं, ठीक है, टिकते हैं। गैर टिकाऊ मतलब जैसे आपका साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, ज़रूरी चीज़ें हैं ये, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएटरी वस्तुएं, तो ये देख लेना किसका भारांश ज़्यादा है, किसकी संख्या ज़्यादा है, इसमें चेक कर लेना एक बार। ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। जब हम आईआईपी निकालते हैं तो आईआईपी में भी ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनका अपना अलग महत्व है, और उनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, मतलब 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनका वेटेज अकेले 40% दिया गया है। तो अब इतना ज़्यादा वेटेज है तो उनका अलग से इंडेक्स बनाकर निकाला जाएगा ना, क्योंकि उनकी अगर उनको देखना पड़ेगा, उनकी कीमत तो वो ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती हैं। जैसे बिजली है, ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है आपने और आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो, तो लाइट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। बिल्कुल, बिजली तो ज़्यादा ज़रूरी है ही। कच्चा तेल भी ज़रूरी होता है, कोयला, कोल भी इम्पॉर्टेंट है, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस और उर्वरक, ऐसे 8 मुख्य उद्योग हैं। तो ये ध्यान रखना, ये याद होने चाहिए आपको। यूपीएससी पूछ चुका है काफ़ी अच्छे सवाल इनसे, हालांकि वो मैंने इस स्लाइड में रखे नहीं, लेकिन आप इसको अगर चेक करोगे यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ में आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ऐसे मुख्य 8 उद्योग हैं जिनका भारांश आईआईपी में कितना है? 40%, मतलब उन सम्मिलित वस्तुओं का 40%। बताओ, इतना ज़्यादा भारांश है तभी तो उनका अलग से इंडेक्स निकाला जा रहा है। ये जो 8 कोर आईआईपी और ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, ठीक है, इनको प्रति माह, ये जो 8 कोर आईआईपी है यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, इसका जो आंकड़े जो जारी करता है वो है आपका केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसओ द्वारा संकलित और प्रकाशित होता है ये भी, ठीक है। आधार वर्ष इसका भी 2011-12 है। अब इसमें देख लेना किसका वेटेज कितना ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो
यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वेटेज पड़ेगा आपका पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी उत्पाद का, ठीक है। फिर आपका पड़ेगा बिजली का, फिर है आपका स्टील यानी इस्पात। टॉप के 3 याद होने चाहिए। पूछ लेता है ना कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है, तो आप बता सकते हो रिफाइनरी को इस समय। पहले बिजली को था, इलेक्ट्रिसिटी को था, लेकिन अब रिफाइनरी